जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए CDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में अपना क्लास नंबर 4 है, ठीक है ना। क्लास नंबर 4 है। अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस अपनी CDP की क्लास कंप्लीट कर ली है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो आज का जो क्लास नंबर है वो 4 है। अभी तक हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं। आज के इस चौथे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की विधियां, ठीक है। शिक्षण की विधियां क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर एक क्लास सब्जेक्ट में भी, अलग अलग सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए, शिक्षण की विधियों की बात करें तो जिस तरीके से एक अध्यापक, एक टीचर बच्चे को ज्ञान देता है, ठीक है ना, बच्चे को पढ़ाता है, उन्हीं चीज़ों को देख करके एक कई सारी अलग अलग विधियां बनाई गई हैं, ठीक है ना। उसमें से कई सारी एग्जाम इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आ जाइए क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं शिक्षण विधियां के टीचिंग मेथड से, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो विधि आती है, इतनी इंपॉर्टेंट भी विधि है कि काफ़ी ज़्यादा, जिसको कि बोलते हैं समस्या समाधान विधि, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसको अभी मैं इसको पहले इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, फिर इसमें क्या क्या स्टेजेस फॉलो करके समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, समस्या समाधान विधि में क्या होता है, बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है। प्रॉब्लम मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया या किसी भी तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना। फिर बच्चा उसे अपने ज्ञान के दम पे, अपने खुद की नॉलेज से उसे सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। बस साथ में टीचर क्या करता है, थोड़ी सी हिंट उसमें दे देता है, ठीक है ना। क्या करता है, आप लोग इस मेथड को समझ गए। इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है जिसका कि समाधान स्टूडेंट खोजते हैं, स्टूडेंट खुद से खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं, और समस्या समाधान में ही एक हिंट दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं, अगर मान लो लिख देता हूं 12 डिवाइडेड बाई 5 और मान लो मल्टीप्लाइड बाई 3 और -2 प्लस 11 इज इक्वल टू क्या होगा, और मैं हिंट में आपको दे दूं कि अप्लाई बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास अप्लाई करने को बोल दूं, ठीक है ना। तो यही जो होता है, इस तरीके से प्रॉब्लम दिया जाता है और साथ ही साथ एक छोटा सा हिंट दे दिया जाता है। तो इसी मेथड को बोला जाता है समस्या समाधान विधि, ठीक है ना। जो लोग यूपी बोर्ड से क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है ना, या फिर आप लोग एनसीईआरटी में क्लास 10th में सीबीएसई से RS अग्रवाल आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहां पे देखा होगा मैथ वाली पोर्शन में क्वेश्चन के नीचे कहीं थोड़ा थोड़ा हिंट दिया रहता है या थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्यूशन हल्का सा दिया रहता है। हिंट आपने लोगों ने देखा होगा, तो वो इसी पे बेस्ड होता है समस्या समाधान विधि, ठीक है ना। अब ये किन किन स्तरों को फॉलो करती है उनको हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या होगा, समस्या समाधान विधि का सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है कि बच्चा जो है समस्या को चुनना, मतलब इसमें क्या होता है, समस्या आप सिलेक्ट करते हैं कि बच्चे को, जैसे अगर टीचर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आप समस्या सिलेक्ट करते हैं और कौन सी समस्या या कौन सा क्वेश्चन बच्चे को देना ये सिलेक्ट आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समस्या का चुनाव सबसे पहले स्तर पे किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया है, इससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा, बोर्ड मास से, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन देखी कि अगर मैं बोर्ड मास दे दूं तो बच्चे को हिंट मिल जाएगी, तो उस समस्या से रिलेटेड क्या ढूंढते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करता है, बच्चा समाधान की योजना बनाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं मान लो एक अदर टॉपिक लेता हूं, मान लो कोई क्वेश्चन है, समस्या मान लो कि आपके सामने है 15 दिसंबर जो सीटेट का पेपर है उसे सॉल्व करने का, आपने समस्या चुन लिया अपनी, ठीक है ना। अब उससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे कि कोई यूट्यूब चैनल देखोगे, कोई आप बुक्स ढूंढोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढोगे, ये इंफॉर्मेशन आपने सारी कलेक्ट कर ली ना, ठीक है ना। अब उसके बाद आप योजना बनाओगे कैसे पढ़ना है। फिर आपने योजना बनाई कि YouTube पे चले, हमें ये वीडियो मिल गई, जैसे अमृत एकेडमी की क्लासेस मिल गई, मुझे इस क्लासेस को प्रॉपर वे में देखना है, ठीक है ना। तो आपने ये योजना तैयार कर ली, फिर मैं क्लासेस देख करके शॉर्ट नोट बनाऊंगा, लास्ट में प्रीवियस ईयर सॉल्व करूंगा। तो इस तरीके से आपने योजना बना ली, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे,
सभी समाधानों का मूल्यांकन करना। आप मूल्यांकन भी करेंगे, जैसे एक क्लास आपने मेरी पढ़ ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन अटेंड किया, आपने देखा कि हाँ कुछ तो मुझे सीखने को मिल रहा है, तो आपका मूल्यांकन हो गया कि हाँ पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, मेरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मुझसे अब आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है, क्या करते हैं चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, सभी समाधानों में से मूल्यांकन करना होता है हमें, ठीक है ना। मूल्यांकन कर लिए, अब उसके बाद करते हैं, जैसे देखिए क्या सभी समाधान, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ गए, जैसे मान लो सीटेट क्लियर करने का क्वेश्चन है आपके माइंड में, समस्या है, आपके सामने कई सारे टीचर्स की वीडियो आ गई, ठीक है ना, उसमें सबका मूल्यांकन किया, एक एक वीडियो मान लो सबका आपने देख लिया, ठीक है ना, सबकी एक एक वीडियो देख लिया, आपका मूल्यांकन हो गया। अब उसमें से एक समाधान को चुनना और उसका इंप्लीमेंटेशन करना। अब इन सारी क्लासेस में से आपने मान लो अमृत एकेडमी की क्लासेस आपको पसंद आ गई, ठीक है ना, आपने इसको चुन लिया, अब इसको अपने जो प्रॉब्लम है सीटेट पास करने की उस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लासेस को पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। पांचवा स्टेप आप समझ गए। अब उसके बाद हम आ जाते हैं इसके छठवें स्टेप पे। छठवां स्टेप क्या कहता है, रिजल्ट का मूल्यांकन करना। अब मान लो आपने हमसे पढ़ाई कर ली, एक एक क्लास देख करके पढ़ लिया, अब आपका सीटेट का फाइनल रिजल्ट आता है, आपने देखा कि आपके रिजल्ट 120 प्लस आ गए हैं, 122-25 आ गए हैं, आपने मूल्यांकन कर लिया कि हाँ बहुत बढ़िया फीडबैक रहा, अच्छा आया। अब आप उसमें और क्या मूल्यांकन कर सकते हैं, आपने ये मूल्यांकन किया कि मैंने ये टॉपिक सर से नहीं पढ़े थे, मैंने जल्दीबाजी में कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, अगर मैं ये भी पढ़ लिया होता तो शायद मेरे 130 प्लस आ गए होते। तो ये होता है मूल्यांकन, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो रिजल्ट का मूल्यांकन फाइनल में जाके यहां करते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, सातवें स्टेज पे आप क्या करते हैं, समस्या समाधान को पुनर्परिभाषित करते हैं और उन पर पुनर्विचार करना, ये होता है सातवें। मतलब समस्या समाधान को एक बार फिर से आप चीजों को एनालाइज करेंगे कि आगे अगर मान लो सीटेट मुझे क्लियर करना पड़ता है तो मैं कोशिश करूंगा, उस पर पुनर्विचार करेंगे कि क्या क्या चीजें मैंने छोड़ रखी थी, सर की माइंड मैप वाली क्लास छूट गई थी मुझसे गलती से, सारी मैराथन मैंने पूरी नहीं करी थी, तो उन सारी चीजों पर पुनर्विचार करके आप उसे फिर से क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अगली बार आप कितने लेके आ जाओगे, 140 प्लस भी ले आ सकते हैं, ठीक है ना, या अपने जूनियर्स को समझा सकते हैं वो चीजें। तो इस तरीके से चलता है। तो इसके स्टेप्स में एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं। समस्या समाधान में सबसे पहले आप समस्या को चुनेंगे, उसके बाद समस्या से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चुनेंगे, समाधान की योजना बनाएंगे, योजना के बाद सभी समाधानों का मूल्यांकन करेंगे, जितनी भी योजनाएं आपके सामने आ रही हैं उसमें से कोई एक बेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट करके उसका क्या रिजल्ट आया उसका फीडबैक जानेंगे, फिर उसका पुनर्परिभाषित करके आगे फिर से अप्लाई करेंगे, पुनर्विचार करेंगे उस पर, ठीक है ना। तो ये 7 स्टेप से होकर के समस्या समाधान विधि चलती है, ठीक है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो पूछ सकता है। अब देखिए, इससे सीटेट ने जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उससे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको मैंने अलग से यहाँ पे नोट करके लिख रखा है, ये नोट पॉइंट है आपके लिए। जैसे उन्होंने ये पूछा था, एक वर्ड पूछा था, मैं आपको बताता हूं, रिस्पॉन्स सेट क्या होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। रिस्पॉन्स सेट क्या होता है मैं उसकी बात बता देता हूं। तो देखिए क्या होता है, किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत या प्रेजेंट करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है या रिस्पॉन्स सेट कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कोई समस्या है, आप उसी को सेम तरीके से लेके आ रहे हैं। जैसे मान लो आपने सीटेट का पेपर दिया, पिछली बार आपने दिया था, आपके कुछ नंबर कम रह गए, आपने दोबारा वही स्ट्रेटजी लगाई कि सर की क्लासेस नहीं किया, आपने माइंड मैप नहीं देखा, मैराथन नहीं देखा, फिर से उसी तरीके से जल्दीबाजी में पेपर दे दिया, सेम उसी पैटर्न पे, फिर से आपने उसी अनुक्रिया को आपने दोहराया है। तो इसी बार बार जब आप वही प्रोसेस करोगे तो रिजल्ट भी वैसा आएगा, फिर आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसी को बोला जाता है रिस्पॉन्स सेट, ठीक है ना। तो ये एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया था सीटेट ने, तो हमने यहाँ पे नोट पॉइंट करके नोट कर लिया है, ठीक है ना। तो अब समझ गए रिस्पॉन्स सेट क्या होता है। अब आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मान लो एक ही चीज पे आप कोई समस्या उसी पे बार बार एक ही जगह जाकर के अटक रहे हैं ना, तो उसी को बोला जाता है रिस्पॉन्स सेट या अनुक्रिया समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसके समाधान के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं के लिए रिस्पॉन्स सेट
वही जो बार बार रिपीटिशन के आप अटक रहे थे, ठीक है ना, में कमी और अपसारिक चिंतन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स सेट की प्रॉब्लम हो रही है, जो आप एक ही समस्या में उसी पर्टिकुलर चीज पे जाकर के अटक रहे हैं, तो उस पे अगर आप पारंगत होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये समस्या ना आए, तो आप क्या करेंगे, अपसारी चिंतन करेंगे, ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी, ठीक है ना। तो अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है किसी एक क्वेश्चन के बहुत सारे जवाब, और एक इसका विपरीत होता है जिसको कि बोलते हैं अभिसारी, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर। जैसे अगर मैं पूछूं आपके फादर का क्या नाम है, ठीक है ना, तो हर कोई अपने फादर का एक ही नाम बताएगा, तो ये अभिसारी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे इस तरीके से पूछूं कि आपके फादर मतलब नहीं, मान लो कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर मैं ये क्वेश्चन देता हूं आप लाइफ में आगे क्या बनना चाहते हैं, तो आप सबके बहुत सारे अलग अलग आंसर होंगे। कोई कहेगा कि मैं बहुत बड़ा टीचर बनना चाहता हूं, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आना चाहता हूं, मैं बच्चों के डेली एक्टिविटी को सही करना चाहता हूं, मैं समाज में कुछ नया करना चाहता हूं एक अध्यापक के रूप में। तो ये सारी आंसर आपके निकल करके आएंगे। तो जब आपके पास किसी एक क्वेश्चन का बहुत सारे आंसर होते हैं, तो उसी को बोला जाता है अपसारी, ठीक है ना। तो उसी को बोला जाता है अपसारी थिंकिंग, ठीक, या अपसारी आंसर भी बोलते हैं, ठीक है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अगर आप चाहते हैं कि रिस्पॉन्स सेट वाली जो समस्या है, जो अटकने वाली प्रॉब्लम है, उससे निजात पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को कैसी करनी होगी, डाइवर्जेंट करनी पड़ेगी। आई थिंक समझ गए होंगे, वेरी नाइस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और यहां से बना था, जो कि क्वेश्चन है आपका क्या है, वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी क्या है। अब देखिए वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी क्या है, अगर मैं इसको आसान भाषा में समझाऊं, जैसे मान लो आपने पीवाईक्यूज की बुक खरीद के लेके आए, पीवाईक्यू सीटेट की लेकर के आए, आप सबसे पहले कौन सा वाला देखा, 2024 का जुलाई वाला क्वेश्चन का देख लिया, 7 जुलाई वाला पेपर देख लिया, फिर उसके बाद उससे पीछे वाला देखा, जनवरी वाला देखा, फिर उससे पीछे जाकर के देख रहे हैं 2021 मान लो 23 वाला, फिर उससे पीछे 2022 वाला। तो आप पीछे पीछे जाते जाते अपनी प्रॉब्लम, जो सीटेट पास करने की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है पश्यगामी कार्यकारी युक्त या वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी। आप चीजों को पीछे ले जाकर के अपने एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका आंसर, समझ गए। मैं इसको बुकीज लैंग्वेज में भी एक बार बता देता हूं। देखिए, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके पीछे की तरफ चलकर सॉल्यूशन तक पहुंचा जाता है, वह पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है, ठीक है ना। हम एकदम बॉर्डर पे खड़े हैं, दिसंबर वाला सीटेट हमें पास करना है, हम इसी से अपने पीछे तरफ चल रहे हैं। जुलाई वाला देखे, जनवरी वाला देखे, 2023 वाला देखे, 2022 वाला, 2021 वाला, फिर ये युक्ति हमने तैयार करके अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को इकट्ठा कर लिया, सारे प्रीवियस पेपर में अपनी प्रैक्टिस बना ली। अब हम अपने लक्ष्य पे पहुंचने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो ये वर्ड आया था, तो इसका आंसर भी आप लोगों को मिल गया, ठीक है। चलो वेरी नाइस, आप लोग सब चीजें समझ रहे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि बोलते हैं आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड, ठीक है ना। यहां से न जाने कितनी बार सीटेट या अदर एग्जामों में भी पूछे गए हैं। ये दो होते हैं, एक होता है आपका आगमन, एक होता है निगमन। मैं आपको ये कहूंगा कि दोनों को एक साथ तैयार करो, ठीक है ना। देखिए, आगमन होता है आपका आगमन, और एक होता है निगमन विधि, निगमन, ठीक है ना। सबसे पहले तो देखिए, आगमन विधि से जो पढ़ाया जाता है, ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पे, ठीक है ना, पीआरटी प्राइमरी स्तर पे। निगमन विधि से थोड़े बड़े स्तर पे पढ़ाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई। अब ये आगमन होता क्या है, आगमन विधि में होता क्या है, तो देखिए आगमन विधि में क्या होता है, जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो पहले उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर उससे रिलेटेड नियम बताते हैं आप। तो आगमन में यही होता है, एग्जाम्पल से नियम की तरफ, ठीक है ना। वहीं निगमन कहता है कि पहले आप नियम बता दो, फिर जो है उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स दे दो। निगमन, निगमन का मतलब पहले नियम, नी से पहले नियम आया, फिर जाकर के एग्जाम्पल आया, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं आगमन विधि की, मान लो आप
आपका जॉब लग गई गवर्नमेंट स्कूल में, आप प्राइमरी टीचर हो गए, ठीक है ना। आप 5वीं क्लास में गए और आपको पढ़ाना है ये नाउन, मान लो नाउन पढ़ाना है, ठीक है ना। तो अब आप कैसे पढ़ाएंगे उसको? आप दिखाएंगे कि बाहर कोई जानवर टहल रहा है, तो आप कहेंगे कि ये देखिए इस जानवर का नाम है, बाहर पेड़ है, ये पेड़ का नाम है, बाहर गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी का नाम है। जब सब चीजें आप दिखा दोगे ना, फिर कहोगे बच्चों इनको ना एक साथ क्या बोला जाता है, ये जो सारे नाम बताए, ये स्थान का नाम बताया, ये चिड़िया का नाम बताया मैंने ना, इन सबको एक साथ मिला करके बोला जाता है द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, ठीक है ना। इसी को बोला जाता है नाउन। पहले आपने एग्जांपल दिया, फिर आपने नियम बता दिया उसका कि द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आगमन विधि में आता है, ठीक है, समझ गए। इसको एग्जामिनर कई बार अदर लैंग्वेज में भी पूछ लेता है, मैं उन लैंग्वेज को भी बताता हूं अभी। पहले मैं एक बार बुकीज वाला आंसर पढ़ देता हूं आपका। इस विधि में सीधे अनुभवों, एक्सपीरियंसेस, उदाहरण, एग्जाम्पल का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब सबसे पहले आप उदाहरण दे दो, एक्सपीरियंस से जो भी चीजें उससे रिलेटेड है पहले से पूर्व तैयार जो है उनके हिसाब से आप नियम देते हो, ठीक है ना। कह रहा है यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित है। ये भी याद रखना, जो आगमन विधि होती है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है ना। जो विद्यार्थियों को करके सीखने में पर बल देती है। ये भी याद रखना कि आगमन विधि क्या होती है, चाइल्ड सेंटर होती है और करके सीखने पर बल देती है, ठीक है, समझ गए यहां तक। चलो, वैसे ये एक फोटो मैंने लगा रखा है, ये गाड़ी का एग्जांपल है, आपको मैंने जो समझाया है वो नाउन वाले परिभाषा से समझा दिया, ठीक है। चलो अब लेकिन इसमें देखो एग्जामिनर कई बार ना वर्ड चेंज करके पूछता है, तो वो उसकी भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। इस विधि में तर्क करते हुए क्या क्या वर्ड आते हैं, क्या टर्मिनोलॉजी और आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल से नियम एक तो आपको पता चल गया, और भी चीजें इसमें वर्ड यूज कर लेता है जो कि आगमन के अंदर ही आता है, ठीक है ना। पहला जैसे एग्जाम्पल से नियम की तरफ ओर चलना, ये आपको समझ आ गया। दूसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलना, मतलब माइक्रो से माइक्रो की ओर। पहले आप क्या करोगे, आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को जो क लिखा होता है इस तरीके से खूब बड़ा सा लिखा होता है। बाद में जब आप थोड़े से अब और बड़े होते, जब पूरा मान लो अभी हम लोग हैं तो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ रहेगा, तब भी पहचान जाएंगे, ठीक है ना। तो माइक्रो से माइक्रो तक चला जाता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, ये भी आगमन में आता है आपका, ठीक है ना। दूसरा क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और ज्ञात से अज्ञात अगर वर्ड आता है तो भी आगमन की बात कर रहा है। जो चीजें आपको पहले से पता है फिर नहीं पता है उसकी तरफ चलते हैं, जिसको कि मूर्त से अमूर्त भी बोला जाता है। यहां पे देखिए दे रखा है, मूर्त का मतलब होता है प्रत्यक्ष। जैसे ये पेन मेरे हाथ में है तो एक मूर्त वस्तु है, ठीक है ना। ये याद रखो कि ये एक मूर्त वस्तु है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ चल रहे हैं। जैसे कोई नियम फार्मूला मैंने बता दिया बोर्ड मास, तो कहीं दिख नहीं रहा है, एक ये अमूर्त चीज है, ठीक है ना। तो ये भी आपका किस में आता है, आपका आगमन विधि में आता है। वेरी नाइस। आगे चलते हैं, देखिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की तरफ भी चलता है। तो ये सारे वर्ड आपको सुने होने चाहिए, कई बार डायरेक्ट एग्जामिनर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इसका मैंने बताया जस्ट इसका अपोजिट होता है आपका निगमन। आगमन में पहले हमने एग्जाम्पल दिया फिर नियम। निगमन विधि जो होती है थोड़े से बड़े बच्चों के लिए होती है। इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान देते हैं। पहले हम नियम ही बता देंगे। जैसे मान लो आपके सामने एक रेक्टेंगल दे दिया, तो इसके क्षेत्रफल का हमें बात करना है, तो हम बता देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, फिर उससे नियम बता दिया। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे बच्चों से, ठीक है ना। क्या कहते हैं, नियम का ज्ञान दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित होती है, यह बात याद रखना। जो निगमन विधि होती है शिक्षक केंद्रित होती है, डिडक्टिव मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आगमन विधि चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है ना, विधि कराती है। इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो उसका जस्ट अपोजिट होता है। सूक्ष्म से उसमें वो था, हाँ। अब आ जाते हैं इस विधि में क्या क्या टर्मिनोलॉजी आएगी उसको जान लेते हैं। इसमें कहेगा प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलो, उल्टी बातें कर रहा है। देखिए यहाँ सूक्ष्म से स्थूल चलो, वहां स्थूल से सूक्ष्म था। सामान्य से विशिष्ट की ओर तो निगमन होगा यानी कि डिडक्टिव होगा। अज्ञात से ज्ञात की ओर तो डिडक्टिव होगा। नियम से उदाहरण की ओर उल्टा चलवा रहा है तो डिडक्टिव मेथड हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अब आप लोग प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, देखिए सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपका आ जाता है चौथा नंबर का स्ट्रेटजी या शिक्षण की विधि, ठीक है ना, जिसको कि बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड।
यह विधि क्या है, अनुभव केंद्रित होती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है, ठीक है ना। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। कुल मिलाकर के ये समझ लो, जैसे स्कूल में आप हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क देते हो ना, तो बच्चे क्यों, हम प्रोजेक्ट वर्क क्यों देते हैं कि बच्चा घर पे जाए, चीजों का एनालिसिस करे, खुद की सोच से उस प्रोजेक्ट में जो भी हमने बातें कही है उसको पूरी तरह कर करके हमारे सामने लेके आए। तो उसी को बोला जाता है प्रोजेक्ट विधि, ठीक है ना। बच्चा पूरा स्वतंत्र होता है। जैसे आप लोगों ने भी बचपन में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो स्वतंत्र रूप से आप देखे होंगे कि हमारे पास पड़ोस, जैसे मान लो प्रोजेक्ट हमने दे दिया ईवीएस में कि अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 बातें लिख करके आओ, तो हम पूरा इमेजिन करते हैं हमारे घर के सामने पेड़ है जो आंधियों में गिर गया था, उस पे चिड़ियां बैठती हैं, मतलब बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं। हम लोग स्वतंत्र होते हैं सोचने के लिए, ठीक है ना। तो स्वतंत्र रूप से हम कार्य करते हैं। कुछ लोग उसमें खूब ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, कुछ पत्तियां भी ला करके चिपका लेते हैं। तो यही जो प्रोजेक्ट तैयार कराया जाता है, ये इसमें आता है। स्वतंत्र रूप से जो बच्चे काम करते हैं अनुभव के बेसिस पे, उसे ही बोला जाता है प्रोजेक्ट मेथड। अब समझ गए होंगे आप लोग। चलो, ये आ गया। अगला जो मेथड है आपका नंबर 5 पे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। 5वें नंबर का जो मेथड है वो है आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेथड ये है कि मान लो, जैसे आप मान लो यहां के हैं, आप चले गए अमेरिका, आपको कोई भी आपकी मातृभाषा को नहीं पता गया, वहां पे आप हिंदी नहीं बोल रहे हैं, सीधा अगर आप वहां पे 1 मंथ भी रह जाते हैं ना, तो आप सीधे सीधे क्या होते हैं, इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, ठीक है ना। ना तो आपको व्याकरण का ज्ञान है, ना ही आपने अपनी भाषा का इस्तेमाल करके कुछ सीखा है, क्योंकि अंग्रेजों को तो वो पता ही नहीं होगी। तो प्रत्यक्ष का मतलब, डायरेक्ट का मतलब यही होता है, आप किसी भी नियम को, किसी भी भाषा को बिना प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल किए या बिना अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल किए डायरेक्ट अगर सीख जाते हैं या डायरेक्ट बच्चे को सिखा देते हैं, उसी को बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। वेरी नाइस। यहां पे देखिए कह रहा है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है, सीधा आम बोलचाल से ही, डायरेक्टली, जिसको कि बोलते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। अब आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज वाले उसमें क्वेश्चन बना था कि क्या प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड में मातृभाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपका आंसर होगा नहीं जी, कोई जरूरत नहीं होता डायरेक्ट मेथड में, ठीक है ना। यहां पे देखो लिखा हुआ है, इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उससे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा नई भाषा को सिखाई जाती है। ये चीजें होता है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी चीज का हेल्प नहीं लिया जाता है। आई थिंक ये समझ गए होंगे। जैसे मान लो अगर आपको ही मान लो कोई भाषा सीखनी है ना, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि कोई भी मान लो गांव का पर्सन है और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन वो कुछ सालों तक अगर मान लो ऐसे सिटी में रह गया, बेंगलोर में रह गया या मुंबई में रह गया, आप देखेंगे ना टेलीफोन का जो मोबाइल का नंबर होता है इंग्लिश में बोलता है और इंग्लिश में ही समझता है। तो मान लो 94 है नंबर, तो 9428 समथिंग इस तरह से समझने लग जाता है। तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। वेरी नाइस। समझ गए होंगे आप लोग। अब हम अगले मेथड पे आ जाते हैं, मेथड नंबर 6, ठीक है। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग इसमें काफी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। अगला जो आपका मेथड आता है एनालिसिस मेथड, ठीक है ना, विश्लेषण मेथड। देखिए 2 मेथड होते हैं, जैसे आगमन निगमन रिलेटेड होता है, वैसे ही आपका विश्लेषण और संश्लेषण, ठीक है ना। एनालिसिस मेथड और सिंथेसिस मेथड होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सबसे पहले हम लोग विश्लेषण मेथड को समझते हैं, एनालिसिस मेथड को, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में क्या होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है कोई बहुत बड़ा, बच्चा उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके उसका सोल्यूशन कर लेता है। जैसे अगर आप लोग मैथ बैकग्राउंड से है, तो मान लो अगर बीएससी एमएससी किए हैं, आपने 12th क्लास में देखा होगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, मान लो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई भी आता है, तो उसमें छोटे छोटे ब्लॉक, छोटे छोटे पार्ट में पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में सबको जोड़ करके आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसी को बोला जाता है विश्लेषण विधि। तो विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट कर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उन्हें हल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बस इतना याद रखना है। एनालिसिस, जैसे ही वर्ड आया एनालिसिस मेथड, मतलब छोटा करना है, हमें तोड़ना है,
विश्लेषण मतलब तोड़ करके चीजों को सॉल्व करना है, ये समझ लेना बस, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत समझदार है आप लोग, सब समझ जाते हैं। चलो अब आ जाते हैं संश्लेषण क्या होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब होता है एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है ना, ये बात। फिर कह रहे हैं कि विश्लेषण कर लेने के पश्चात, जैसे ही आपने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके सॉल्यूशन कर लिया है, तुरंत आप संश्लेषण का कार्य होता है। इस विधि में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। आपने छोटे छोटे आंसर निकाल लिए, अब उनको बड़ा पूरा ऐड करके आंसर दे देंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रायगोनोमेट्री वगैरह में भी बहुत आप लोगों ने देखा होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। विश्लेषण का मतलब बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में तोड़ करके हल करना। संश्लेषण का मतलब जो छोटे छोटे हल हैं उन सबको इकट्ठा करके बड़े आंसर दे देना, ठीक है, इतना याद रखो। वेरी नाइस। अब आ जाते हैं, देखिए जो संश्लेषण मेथड होता है इसका इस्तेमाल ज्यादातर ज्योमेट्री में भी किया जाता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले मेथड के 8वें मेथड पे, जिसका की नाम है अनुकरण विधि, ठीक है, इमिटेशन मेथड बोलते हैं। अनुकरण विधि में क्या होता है, बच्चा क्या होता है अपने से बड़े, अपनी फैमिली में, जैसे मान लो शुरुआती दौर पे बच्चा कैसे सीखता है, अपनी मम्मी को सुनता है किस तरह से बातें कर रही है, किस तरह से डांट लगा रही है। कई बार आप देखते होंगे जो दादी माँ होती है, आप देखते होंगे जिस तरीके से डांटती हैं उसी तरीके से बच्चा नकल करने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आती है, अनुकरण विधि में आती है, ठीक है। तो ये चीजें तो बहुत आसान है, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही। अगला मेथड जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर ये नेगेटिव तौर पे इंपॉर्टेंट होता है। किस पे, नेगेटिव, जिसको कि बोलते हैं लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि, ठीक है। यह एक बहुत ही प्राचीन विधि है, मतलब बहुत पहले इस विधि से टीचिंग कराया जाता था, जो कि आज के टाइम पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। अगर ये कहीं पे आता है तो इसको नेगेटिव तौर पे देखा जाता है, ठीक है ना। इस विधि में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो, ये विधि जो है हायर एजुकेशन, बड़ी क्लासेस में अप्लाई की जाती है। जैसे आप मान लो मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, टीचर आता है आपके सामने, ऐसे ही हवा में व्याख्या करके चला जाता है, चीजें बोल करके चला जाता है, ना कोई कुछ नोट्स बनवाता है, ना कोई अच्छे से समझाता है, इस तरीके से हवा में बातें करके चले जाना, ये होता है एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्याख्यान विधि किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। कोई टॉपिक ले लिया, व्याख्या करती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका होती है, ये ध्यान रखना, ये टीचर सेंटर्ड होती है, ठीक है ना। शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित भी कहा जाता है, इस विधि मानी जाती है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, पीएचडी वगैरह में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन मान लो किसी ने पूछ लिया कि क्या हमें बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाना चाहिए, तो आप बोलिएगा नहीं, क्योंकि खाली व्याख्या देके चले। अगर मान लो मैं केवल आता, टॉपिक का नाम लेता, दो चार बातें बताता, ऐसे चर्चा करके चला जाता, तो आपको उतना समझ में नहीं आता। जब मैं यहाँ पे सारी चीजों को लिखित रूप से, मौखिक रूप से, एक अपने गेस्चर पोस्चर सबका इस्तेमाल करके समझा रहा हूं, तो आपको अच्छे से चीजें याद हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे व्याख्यान विधि क्या होती है, लेक्चर मेथड क्या होता है। चलो अब हम अपना लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जिसको कि बोलते हैं प्राकृतिक विधि, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विधि। एक सेकंड थोड़ा ऊपर कर दो, हाँ। अब देखिए नेचुरल मेथड क्या होता है, नाम से ही आपको झलक रहा होगा। जब एक अध्यापक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है, तो इस विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन नहीं आया है, आप बस ऐसे आमतौर पर याद रखना कि एक अध्यापक जो है भाषा का अभ्यास कराते टाइम लक्ष्य भाषा का गहन मौखिक बातचीत से अगर चीजें दे रहा है प्राकृतिक रूप से, तो उसी को बोला जाता है प्राकृतिक विधि, ठीक है ना, टीचिंग की प्राकृतिक मेथड। मैंने आप लोगों के साथ 10 शिक्षण विधियां बताई हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं आपसे, पहला समस्या समाधान विधि, समस्या के साथ आप क्या दे देते हैं उसको हिंट थोड़ा सा। दूसरा आगमन विधि, जिसमें पहले एग्जाम्पल देते हैं, बाद में नियम आता है। तीसरा आपका आ जाता है कि अनुसार निगमन विधि, जिसमें पहले नियम आता है, फिर बाद में आपका क्या आ जाता है, उदाहरण आता है, ठीक है ना। इसके स्टेप्स मैंने सिखा दिए, वो आपको पता हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपका विश्लेषण विधि आता है, जिसमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में तोड़ लेते हैं। संश्लेषण विधि आता है, छोटे छोटे जो तोड़े हुए सॉल्यूशन है उनको जोड़ करके बड़ा आंसर दे देते हैं, ये समझ गए। उसके बाद आपको क्या बताया था, विश्लेषण संश्लेषण बता दिया था।
उसके बाद अनुकरण आपको पता ही है कि नकल करके चीजें सीखते हैं। उसके बाद कौन सा बताया मैंने, हाँ व्याख्यान विधि, जो कि बहुत प्राचीनतम है, नेगेटिव मानी जाती है। उसके बाद प्राकृतिक विधि, 10 की 10 विधियां मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दिया है। आई थिंक आपको चीजें पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लासेस में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ठीक है, सॉरी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।